दोस्तों नमस्कार। आज हमारा ये सीपीसी का इंट्रोडक्शन क्लास है और इसमें हम ये समझेंगे कि सीपीसी को पढ़ना कैसे है और सीपीसी में आगे प्रोसीजर। सीपीसी वास्तविकता में आपको रिलीफ तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। जी हाँ, तो रिलीफ तक पहुंचाने की आपको प्रक्रिया है और कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो आपको रिलीफ कितना दे। आप जो मांगोगे सीपीसी आपको वो प्रदान करता है, जो नहीं मांगोगे सीपीसी आपको फिर बार कर देता है। और लिमिटेशन एक्ट का इसमें थोड़ा सा आपको पीरियड देखने मिलेगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा अपना सिनॉप्सिस पे बात करते हैं कि हमें अगर सीपीसी को पढ़ना है तो सीपीसी को पढ़ने के लिए हमें उसकी मीनिंग को जानना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। सीपीसी में जो प्रियम्बल, जो कि हर एक्ट में आप देखते हो, हर कोड में आप देखते हो कि ऊपर एक उद्देश्य लिखा होता है, प्रियम्बल लिखी होती है, उद्देशिका प्रस्ताविका लिखी होती है, जिसमें अमेंडमेंट, एनेक्टमेंट और अमेंडमेंट, डिफाइन और कंसोलिडेट तीन चीजों का यूज किया जाता है। और सेम इसी में भी आपको दो वर्डों का यूज देखने मिलेगा। चलिए अब स्कीम ऑफ कोड पे भी बात करेंगे, फिर शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट पे भी बात करेंगे, डेफिनेशन पे भी बात करेंगे और आपका डिग्री की मीनिंग, जो कि आपका आज का मेन टॉपिक है डिग्री, है ना, उस पे भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए हम सबसे पहले देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीपीसी, किस पे बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीपीसी। बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग ये है कि भैया साधारण चीजें अगर हमें सीपीसी में देखने मिलेगी तो सीपीसी में पहले तो हमें ये देखने मिलेगा इसमें अनेक्टमेंट जो भी अमेंड हो चुके हैं, है ना, मतलब पहले की सीपीसी कौन, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, ये वाली कौन सी है, 1908 की है। तो फिर इसके पहले भी प्रीवियस कोडिफिकेशन, आपका कोडिफिकेशन कब का है बताते जाओ। 18 उसके पहले 59 का होगा, है ना, फिर 87 का है, फिर आपका 1882 का है। ये वाली जो तीन चीजें हैं आपकी ये प्रीवियस कोडिफिकेशन से ली, ठीक है। मतलब इसके बाद आपका कौन सा आया है, आपका 1908 का, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबिलिटी बताई गई है कौन से सेक्शन में, सेक्शन 1 के पैरा 3 और 4 में, है ना, सेक्शन 1 के सबसेक्शन 3 और 4 में एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सीपीसी करता है वो। अगर मैं बात करूं कि सीपीसी में इंपॉर्टेंट डेट एक तो होती है एनेक्टमेंट डेट और एक होती है इन्फोर्समेंट डेट। तो एनेक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट कितनी है आपकी, 1 जनवरी 1909। एनेक्टमेंट डेट कितनी है, 21 मार्च 1908। दो चीजें यहां से इंपॉर्टेंट डेट आपकी निकलती हैं, एक तो आपका निकलता है एनेक्टमेंट, एक निकलता है आपका इन्फोर्समेंट। एनेक्टमेंट डेट आपकी निकलती है 21 मार्च 1908 और आपकी इन्फोर्समेंट डेट निकलती है 1 जनवरी 1909। ये दो डेट इंपॉर्टेंट हैं आपकी डेट, ठीक है। और आपको बेसिक स्ट्रक्चर में प्रियम्बल में दो वर्ड आपको देखने मिलते हैं, एन एक्ट टू कंसोलिडेट और अमेंड। कंसोलिडेट मतलब प्रियम्बल में आपका निकलेगा कंसोलिडेट और अमेंड। ये दो वर्ड आपको यहां से थोड़ा देखने मिलेंगे। कंसोलिडेट मतलब आपका कहीं ना कहीं से लिया गया प्रोसीजर या कहीं ना कहीं पे एप्लीकेबल हो सकता है, दो चीजों को मिला के एक भी बना सकते हैं, ठीक है। और अमेंड आपका जो इसमें अभी आप अंदर जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि भैया सेक्शन और ऑर्डर में आपके जो सीपीसी बांटा गया है, सेक्शन में अगर ओनली पार्लियामेंट अमेंड करता है जबकि ऑर्डर में आपका हाई कोर्ट अमेंड कर सकता है। ये वाली चीजें आपको देखने यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भैया इसमें शेड्यूल आपके अगर बात करूं तो शेड्यूल आपके ऑर्डर 51 है, कितने हैं आपके, ऑर्डर 50 और सेक्शन टोटल कितनी है 158। मतलब आपके जो ऑर्डर हैं वो 51 है और आपके जो सेक्शन है वो कितनी है 158, ठीक है।
और अपेंडिक्स के बारे में अगर बात करते हैं तो फॉर्म नंबर इसके देखने मिलेंगे, फॉर्मेट्स वगैरह इसमें देखने मिलेंगे आपको सीपीसी में। ठीक है, सबसे पहले अगर सीपीसी को समझना है तो सीपीसी में दो आपको लॉ समझने पड़ेंगे। क्या समझने पड़ेंगे? लॉ समझने पड़ेंगे। और लॉ पे बात करने से पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि कहीं लॉ डिफाइन है क्या? कहीं लॉ डिफाइन है पूरे में? पर्टिकुलर लिखा है कि ये लॉ होता है? कहीं लॉ डिफाइन है? आर्टिकल 13 का 3 सीधा बोलता है कि भैया विधि क्या होती है, लॉ क्या होता है? लॉ होता है रूल्स रेगुलेशन, आपके रूढ़ी प्रथा, यूजेस, कस्टम, है ना, ये सबसे जो क्या बोलते हैं, नियम विनियम उपनियम विधान उपनिधान, ये सब क्या है भैया? ये लॉ है। ये क्या है? लॉ है। और लॉ दो तरीके के हमें देखने मिलते हैं। ठीक है, एक तो आपका मिलता है सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, और दूसरा आपका मिलता है प्रोसीजरल लॉ। एक मिलता है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा आपका मिलता है प्रोसीजरल लॉ। दोनों चीजों पे बात होती है। सब्सटेंटिव मतलब आपका राइट और ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी, उसके बारे में बात करता है। और आपका जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उसके बारे में बात करता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि जो डिटरमाइन आपका राइट और लायबिलिटी ऑफ पार्टीज, ये कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आईपीसी हो गया आपका, जैसे कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। और अगर मैं बोलूं कि भैया जो इन्फोर्सेबल एवल मेंशन ऑफ द राइट लायबिलिटी, जो इन्फोर्स करता है आपके राइट और लायबिलिटी को, जिस प्रक्रिया से इन्फोर्स किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या मिलेगी आपकी? सीपीसी सीआरपीसी में देखने मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये वाली चीज यहाँ पे थोड़ी सी आपको देखने मिलती है। पहली चीज क्लियर हुआ, लॉ को समझना। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया आपका जो सीपीसी है वो तो प्रोसीजरल राइट है, लेकिन ये बताता है आपके सब्सटेंटिव राइट का अगर कोई वायलेशन करता है तो भैया आपके राइट को ये क्या करता है? आपके राइट को उस प्रक्रिया पे जिससे आपको रिलीफ मिल सके उस पे चलाने का काम कौन करता है? आपका सीपीसी करता है। सीपीसी नजर तौर पे तो प्रोसीजरल राइट है, मतलब प्रोसीजरल प्रक्रिया है ना, मतलब प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन इसमें सब्सटेंटिव लॉ भी देखने आपको कहीं ना कहीं सेक्शन मिलता है, क्योंकि सेक्शन आपकी राइट और लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब मतलब आपका ये प्रिस्क्राइब इन्फोर्स करता है कि आपके राइट और लायबिलिटी पार्टीज पे कैसे होंगे, है ना, इसके बारे में ये बात करता है। अब बात करते हैं थोड़े से अपन मीनिंग पे और हिस्ट्री पे। तो आपका जो सीपीसी का पहला पेज है, आपके सीपीसी के पहले पेज पे क्या लिखा है? देखो देखो जरा, नहीं है? वेरी गुड। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं लिखा है। ठीक है, इसमें यह लिखा है, आपको तीन चीजें इसमें थोड़ी सी ध्यान देने योग्य वाली बात है। पहली चीज, आपको सबसे बड़ा अमेंड याद रखना है। सीपीसी में अगर सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ है तो वो कौन सा है? 1976 में हुआ है, सबसे बड़ा अभी तक का। ठीक है, सीपीसी कौन सी लिस्ट का मैटर है? तो सीपीसी कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है। सीपीसी पर रिट याचिका सीपीसी पर लागू होती है क्या? रिट याचिकाओं पे सीपीसी लागू नहीं होती है। अगर ये सेवा भूमि पे, सर्विस लैंड पे एप्लीकेबल होती है क्या सीपीसी? तो सर्विस लैंड पे भी एप्लीकेबल सीपीसी नहीं होती है। ठीक है, दूसरी चीज, इसका एक्ट नंबर भी याद रख लीजिए। एक्ट नंबर कितना है आपका? एक्ट नंबर इसका 5 है। कितना है? एक्ट नंबर 5 इसका एक्ट नंबर है। और अगर अब मैं बात करूं कि आपका एक मलिमत कमेटी बैठी थी, कैसी बैठी थी? मलिमत कमेटी, जिसमें दो संशोधन आए थे, एक 1999 और एक आपका 2000 का, और ये इन्फोर्सिबल हुए थे 2002 में हुए थे। तो ये वाली कमेटी में आपका एक केस आता है, जो केस बहुत फेमस है, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, है ना। इसी में मतलब ये है था, इसको बोला जाता सॉलिसिटर का मामला, है ना, सॉलिसिटर के मामले से संबंधित है। और इसी में बोला गया था कि जो 1999 और 2000 का जो संशोधन है वो जायज है, वो वैलिड है भैया। आप इस पर क्वेश्चन अराइज हो रहा था, ठीक है, लेकिन उसमें बोल गया कि वो क्या है? वैलिड है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें एक केस और आता है आपका, इसमें दो चीजें आपको देखने मिलती हैं कि इसमें चेंज करने का, अल्टरेशन करने का अधिकार केवल किसको दिया है? संसद को। किसमें? सेक्शन में चेंज करने का। लेकिन अगर ऑर्डर में अगर चेंज करना है तो उसको अधिकार किसको दिया है? हाई कोर्ट को अधिकार दिया है। मतलब अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन में आपका जाएगा कौन? पार्लियामेंट।
और ऑर्डर में कौन जाएगा आपका, हाई कोर्ट जाएगा। ये वाली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि इसमें बोला गया कि एक केस और लिखा है, गोपाल सिंह वर्सेस श्रीमती जॉनस्टोन। गोपाल सिंह वर्सेस श्रीमती जॉनस्टोन, मतलब उनने बताया ऑब्जेक्ट क्या है, किसका ऑब्जेक्ट, सीपीसी का। कहां ऑब्जेक्ट बताया आपको, सीपीसी का ऑब्जेक्ट आपको देखने मिला। किस केस में देखने मिला आपको, गोपाल सिंह वर्सेस श्रीमती जॉनस्टोन। गोपाल सिंह वर्सेस श्रीमती जॉनस्टोन, ये बताता है ऑब्जेक्ट। सीपीसी का क्या ऑब्जेक्ट है, तो सीपीसी का ऑब्जेक्ट क्या है कि भैया अगर किसी मामले में किसी पार्टी के विरुद्ध, किसी पार्टी के अगेंस्ट या किसी पार्टी के बिहाफ पे, किसी पार्टी के लिए अगर कोई डिक्री आ जाती है और डिक्री के निष्पादन की जो कार्रवाई चलती है, एग्जीक्यूशन की कार्रवाई, उसको नियंत्रित करना मतलब कंट्रोल करना, और उसको नियमित करना मतलब रेगुलेट करना। दो चीजें आपको समझ में आएंगी, एक तो होता है कंट्रोल और एक होता है रेगुलेशन या रेगुलेशन कंट्रोल। अब ये कंट्रोल और रेगुलेशन दो चीजें आपको यहाँ पे सीपीसी में इसके ऑब्जेक्ट देखते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी पार्टी में जब एक सीपीसी में एक वर्ड आता है सिविल सूट, क्या वर्ड आता है, सिविल सूट। मतलब अगर आपको कहीं पे भी केस लगाना है तो सीपीसी में आप उसका नाम दोगे सिविल, क्योंकि आपकी क्या पढ़ रहे हैं हम, सिविल प्रक्रिया संहिता। क्रिमिनल में ऐसा नहीं मिलता, क्रिमिनल सूट लगता है, क्रिमिनल वाद लगता है। मतलब आपको यहाँ पे सिविल सूट, और सिविल सूट का यूज हुआ है सेक्शन 9 में, जो आपको बताता है व्हाट इज सिविल सूट, व्हाट नॉट सिविल सूट, कौन से सिविल सूट होते हैं, कौन नहीं होते हैं, इसके बारे में आपको कौन बताता है भैया, ये सेक्शन 9 आपको देखने मिलेगा। अभी हम उस पर बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कंट्रोल और रेगुलेट करना कैसे करना, जैसे ए है और बी है, अब बी के अगेंस्ट क्या आ गई है, डिक्री आई है, या मतलब ए के लिए क्या आ गई है, इसकी डिक्री आ चुकी है। अब इसको क्या कराना है, इसका एग्जीक्यूशन कराना है। तो अब एग्जीक्यूशन कराने के लिए कंट्रोल किसके पास रहेगा, कोर्ट के पास। रेगुलेट कौन करेगा एग्जीक्यूशन को, कोर्ट करेगा। तो ये वाली सीपीसी का ऑब्जेक्ट है कि भैया रेगुलेट करना निष्पादन तक की कार्रवाई को, मतलब डिक्री से लेके एग्जीक्यूशन तक की जितनी भी कार्रवाई है उनको कंट्रोल और रेगुलेट करना किसका ऑब्जेक्ट है, सीपीसी का। ठीक है, मतलब तीन चीजें अगर इस पे देख के आती हैं, पहली चीज आपका पहला लगता है सूट, फिर होता है आपका डिक्री आएगी, डिक्री के बाद क्या होता है आपका एग्जीक्यूशन, और इन तीनों चीजों को इधर से लेके इधर तक की कार्रवाई को कंट्रोल और रेगुलेट करना किसका काम है, आपके सीपीसी का काम है। पहली चीज यहां से क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसमें एक केस और हम पढ़ते हैं जो बताता है कि ये भैया आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखती है। सीपीसी आपका और कैसा इफेक्ट रखती है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखती है। ठीक है, कौन सा, चिन्ना वर्सेस मगम्मा, चिन्ना वर्सेस मगम्मा, ये बता रहा है कि सीपीसी कैसा इफेक्ट रखती है, रेट्रोस्पेक्टिव, चिन्ना वर्सेस मगम्मा। क्लियर, ये वाली चीज यहां से थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, अब एक केस और पढ़ने मिलता है जो कि छत्तीसगढ़ में रिसेंटली पूछा गया था, हंसराज वर्सेस देहरादून वाला, ट्रामवेज लिमिटेड वाला। ठीक है, इसमें बताया गया था कि आपकी वाद की डेफिनेशन क्या है, सूट की डेफिनेशन के बारे में, और ये ऐसा ही पूछ लिया जाता था। और सूट की डेफिनेशन के अंतर्गत उन्होंने प्लेंट बोला है कि आप प्लेंट को प्रस्तुत करते हो ना, तो वही आपका क्या है, सूट है। मतलब सूट आप नॉर्मल जाके नहीं लगाओगे, आपको सूट प्लेंट है ना, प्लीट करना पड़ेगा, प्लेंट आपको पेश करना पड़ेगा, ऑर्डर 7 की आपको पूरी बात फिल करनी पड़ेगी। ये आप जब अभी आगे बात करते हैं उसमें आपको देखने मिलेगा। तो ये हमारा क्या था, ये था। ठीक है, अब आपको यहां पे सेक्शन फर्स्ट एप्लीकेबल और नॉन एप्लीकेबल पढ़ना है। ठीक है, कि भैया वो एप्लीकेबल और नॉन एप्लीकेबल के बारे में क्या बात करता है। देखिए क्या लिखा है, कहीं कुछ ऐसा लिखा है कि एप्लीकेबल नॉन एप्लीकेबल लिखा है, आपको सीपीसी की जगह सीआरपीसी की याद तो नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, भूल गए,
हाँ उसमें लिखा है बिल्कुल सेम, ठीक है, नहीं चैप्टर 8 10 नहीं 11 नहीं, उसमें ये लिखा है कि भैया ये क्या नहीं होता है आपके नागालैंड और ट्राइबल एरिया पे एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। बाकी होल ऑफ इंडिया पे क्या होता है एप्लीकेबल आपका होता है। अच्छा असम के जनजातीय क्षेत्र पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है, वहां पे एक थोड़ा सा देखने मिलेगा शिलोंग वर्ड, उसको शिलोंग को छोड़ दिया था, लेकिन इसमें सीधा बोल दिया असम के जनजातीय क्षेत्र पे भी एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है, अगर इसको लगता है आपको, ठीक है, मगर राज्य सरकार को अगर लगता है, यहाँ पे भी राज्य सरकार लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट लिखा है, जबकि पार्लियामेंट आप पढ़ के आ सके हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट, अगर उनको लगता है कि अगर किसी भाग पे नागालैंड के या ट्राइबल एरिया पे कौन से सप्लीमेंट्री इंसिडेंटल रूप से अगर कोई संहिता का वृद्धनिष्ठ रूप से लागू करवाना है तो बाय नोटिफिकेशन वो क्या कर सकता है, लागू करा सकता है। ठीक है, मतलब जैसा आपने सीआरपीसी में देखा था वैसे ही आपको सीपीसी में भी देखने मिल रहा है। ठीक है, मतलब आपका एप्लीकेबल और नॉन एप्लीकेबल, ये भी हुआ होल ऑफ इंडिया, और ये आपका नागालैंड और ट्राइबल पे नहीं। तो वही वाली ट्राइबल एरिया की डेफिनेशन आपको बता देंगे कि भैया पैरा 20 में आप शेड्यूल में आप जाके देख लो, है ना। तो यही वाली चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और, असम के जनजातीय क्षेत्र पे भी एप्लीकेबल नहीं है, असम भी लिख लो, असम की जो ट्राइबल एरिया है उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सीधा सीधा सेक्शन 2 परिभाषा। और जो परिभाषा में जो ऊपर लिखा है, क्या लिखा है आपका, जब तक की विषय और संदर्भ की बात के विरुद्ध ना हो, मतलब जब तक की कोई डेफिनेशन ऐसी विरुद्ध ना हो हम अवेंड नहीं करेंगे, जो हमने लिख दिया, क्योंकि परिभाषा हमेशा डिफाइन जो हमेशा है वो चेंज नहीं होता, जबकि आपका दो तरीके के होते हैं, एक तो इंटरप्रिटेशन क्लोज होता है और एक तो आपका डिफाइन आपको आपके बैरेक्ट में देखने मिलता है। इंटरप्रिटेशन क्लोज मतलब हमारा ओपिनियन निर्वाचन करने का कि हम इसको सही मानेंगे नहीं मानेंगे, हम इसका ये मीनिंग निकालेंगे। जैसे कि अगर मैंने बोला कि ही शैल बी इंक्लूड, है ना, अब शैल इंक्लूड के साथ पढ़ रहे हो कि ही के साथ पढ़ रहे हो, ये आपका ओपिनियन, ये आपका निर्वाचित करने का तरीका है ना। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऐसे ही आपको देखने मिलता है। और डिफाइन होता है कि जो एक बार लिख दिया, अगर वो बात किसी लॉ के विरुद्ध ना हो तो उसमें कोई अल्टरेशन वाली बात आएगी नहीं, अन्यथा वो क्या हो जाएगी, आपकी परिभाषित रहेगी ज्यों की त्यों। अब इसमें आपको देखने मिलेगा कि भैया परिभाषा में सबसे पहले कोड दिया है, 2 के 1 में क्या है, कोड, और कोड के अंतर्गत इसमें क्या बोला है कि भैया कोई रूल आते हैं, जबकि हम पढ़ते क्या, ऑर्डर के अंतर्गत क्या आते हैं, रूल आते हैं। तो यहाँ पे कोड, कोड मतलब जिसमें सेक्शन और ऑर्डर दोनों आपको देखने मिल रहा है सीपीसी में। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, कोई रूल आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो बस इतना याद करना, जो ऑर्डर में है उसके बाजू में भी लिख लो, रूल आएंगे जो ऑर्डर में है वो रूल आएंगे कोड में, वो रूल नहीं जो हम बनाएंगे, जो ऑर्डर में रूल पहले से दिए हैं वो कोड में आएंगे, ये थोड़ा सा वेरीफाइड कर देता है उसको। ठीक है, अब बात करते हैं आज डिग्री पे, और हमारी आज डिग्री की ही क्लास रहेगी। ठीक है, क्योंकि डिग्री से हम ज्यादा आगे बढ़े नहीं है। क्यों सोनिया, बढ़ गए क्या, नहीं बढ़े। ठीक है, 4-5 दिन से एक ही एक क्लास चल रही। एक बार लास्ट एंड द लीस्ट, सबसे पहले सीपीसी को मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सीपीसी स्टार्ट ही आपकी होगी सिविल सूट से। जब आप सूट लगाओगे तब आपको सीपीसी का सहयोग, सीपीसी का आपको सहारा लेना पड़ेगा। पहली चीज, एक मैक्सिम आती है आपकी, उबिजस इवी रेमेडियम। उबिजस इवी रेमेडियम क्या होता है, वेयर इज अ राइट देयर इज रेमेडी, जहां आपके राइट है वहां आपको रेमेडी मिलना है। ठीक है, मतलब आपका वेयर इज राइट देयर इज रेमेडी, जहां आपके राइट वहां आपकी रेमेडी। एक चीज और पढ़ते हैं, जहां आपके राइट वहां आपकी रेमेडी, ऐसे ही एक लिंक करके एक मैक्सिम और बनती है, डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनम। इसमें कौन सी एप्लीकेबल करोगे आप, डेमनम साइन इंजूरिया करोगे कि इंजूरिया साइन डेमनम करोगे? डेमनम साइन इंजूरिया, साइन का एक मीनिंग होता है विथ और एक का होता है विदाउट, है ना। तो डेमनम साइन इंजूरिया मतलब अगर आपका इंजरी हो या ना हो, ओनली अगर आपको राइट का वायलेशन ही अगर हुआ है
तो भी आपका सिविल सूट अराइज करने का अधिकार बन जाता है, सिविल सूट लगाने का आपका अधिकार बन जाता है। ठीक है, मतलब आपकी दो मैक्सिम यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा, डेमनम साइन इंजूरिया, ये वाली चीज आपको देखने मिलेगी। मतलब अगर राइट का ही अकेला वायलेशन हो रहा है तब भी आप सिविल सूट राइज कर सकते हैं। सिविल सूट ऐसे ही नहीं आता है कि हमारा मन किया, एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होना जरूरी है, आपको एक कारण होना जरूरी है सूट लगाने के लिए। क्या लगाने के लिए? सूट लगाने के लिए। मतलब आपका मेन, अगर मैं बोलूं कॉज ऑफ एक्शन आपकी बैकबोन है। क्या है आपकी? ये बैकबोन है सीपीसी की। कॉज ऑफ एक्शन अगर अराइज नहीं है, कॉज ऑफ एक्शन आपके पास नहीं है, तो आप किसी के खिलाफ भी सूट नहीं लगा सकते। पहली चीज आपको ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं डिक्री की। डिक्री के मैंने आपको कल एसेंशियल कंटेंट बताए थे। कितने कंटेंट हैं? 5। डिफाइन कहाँ है आपको? 2 के 2 में आपकी डिग्री डिफाइन है। डिग्री वर्ड आपके लिए नया है। एक होती है डिग्री और एक होती है डिग्री। दोनों का मीनिंग मेरे ख्याल से तो सेम ही होता है। एक में 1 साल की पढ़ाई की आपकी मार्कशीट आती है, वो भी आपकी जो पूरा ओवरऑल डिग्री बनी रहती है, वो आपको बताती है फर्स्ट डिवीजन ये और फलाना ठिकाना किस कॉलेज से पास हुए। सेम इसी प्रकार आपकी डिग्री भी होती है। डिग्री भी आपको पूरा जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, एक समराइजेशन में आपको आएगा और आप उसको पढ़ के आप उसको पूरा क्या बता दोगे कि इसकी किसके खिलाफ डिग्री है, क्या इसमें मैटर था, क्या क्या था, है ना। मतलब डिग्री से आप कम समय में ज़्यादा अच्छा सीख पाओगे, वो डिग्री आती है। क्योंकि सिविल की जो फाइलें होती है वो इतनी मोटी मोटी होती है और जजमेंट भी शायद बहुत सारे आते हैं उसके, है ना। मतलब जजमेंट भी मोटा मोटा अच्छा खासा जजमेंट भी आ सकता है किसी किसी का, है ना। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी याद रखना। और जजमेंट आपकी तैयारी, जजमेंट जिस तरीके से आप 3 दिन आपका जजमेंट चलेगा। कितने दिन चलेगा? 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे और अब फ्राइडे को आपको ये रहेगा कि क्लास भी रहेगी और आपका बीच में आपका जजमेंट राइटिंग का भी पोर्शन रहेगा 4 बजे से। तो वो सिर्फ 4 से 5 रहेगा, 5 से फिर मेरी रेगुलर क्लास रहेगी। ठीक है, तो ये वाली आप 3 दिन इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि आप लोग स्लिप कर जाते हो उस चीज़ को, जिस चीज़ को मैं रटवाता हूँ उस दिन लास्ट दिन, और फिर आप स्लिप करते हो, इसलिए जजमेंट राइटिंग रहेगी। चलिए, अब डिक्री में अगर मैं बोलूं कि भैया डिक्री बोलती है न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति से विपरीत है, जो जहां तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित विवादग्रस्त संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करती है, या तो वह आरंभिक प्रारंभिक हो सकती है। देखो 3 तरीके की डिग्री आपको यहाँ पे देखने मिली। आपकी डेफिनेशन में 2 तरीके की डिग्री देखने मिलेगी। पहली चीज, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अभी टाइप नहीं बता रहा हूं, एक तो आपको नॉर्मल आपकी जो डिग्री बता रही है और एक आपको डीम्ड डिग्री बता रही है। एक आपकी डिग्री बता रही है और एक आपकी डीम्ड डिग्री बता रही है। डिग्री में आपको क्या देखने मिल रहा है? पहली चीज, फॉर्मल एक्सप्रेशन। क्या देखने मिला आपको? फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है बताइए, सोनिया बताओ। 3 दिन से एक ही चीज पढ़ रहा है। फॉर्मल एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है? क्या प्रथम? क्या प्रथम? हम फर्स्ट आए हैं ये? हम फर्स्ट आए, ये वाला प्रथम? तो कौन सा प्रथम भैया? फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब रिटन, आपका एक रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना, कि नहीं होना चाहिए? हाँ, ठीक है। अब दूसरा है आपका एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मीनिंग क्या है आपका? डिटर्मिनेशन। जुडिशियल डिटर्मिनेशन है कि नहीं है? ठीक है। पहली चीज अगर मैं बोलूं आपके डिग्री में सबसे पहले एसेंशियल अगर कंटेंट में आ रहा है आपका, पहला है फॉर्मल एक्सप्रेशन। और फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है कि आपका जो फॉर्मल एक्सप्रेशन सच एडमिनिस्ट्रेशन एल रिक्वायर द कंप्लाइड विथ हाउएवर डू नॉट पर्टिकुलर केस मिस्टीप। मतलब आपका जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है वो आपका, जैसे कि कोई भी चीज को आपको लिखित रूप में, जैसे कि आपका जो जजमेंट है वो भी सेपरेट आता है, जैसे आपकी डिग्री है वो भी सेपरेटली आपकी लिखित में आती है। तो ये आपका क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन है। मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन अगर मैं बोलूं तो ये भी एक एडजुडिकेशन को लिखित रूप में एक्सप्रेस करना, एडजुडिकेशन को एक्सप्रेस करना,
जजमेंट और डिक्री को सेपरेटली, ये वाली। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि एडजुडिकेशन क्या है, तो एडजुडिकेशन तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि नहीं पता? जुडिशियल डिटर्मिनेशन है कि नहीं है, ऑन मेरिट है कि नहीं एडजुडिकेशन? कि मुझे लगता है कि भैया तो ये एडजुडिकेशन का मीनिंग आपका होता कि नहीं होता? क्या होता है फिर? मतलब डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, मतलब इन ऑर्डर डिसीजन ऑफ द कोर्ट टर्म ऑफ डिक्री, है ना। तो इस तरीके का आपको क्या होता है, एडजुडिकेशन। अब जैसे कि मैंने बताया था कि भैया अगर नॉन जुडिशियल मैटर है, अगर उस पर आप क्या करते हो, डिस्प्यूट को सॉल्व करते हो, तो वो डिक्री में आएगा क्या? नहीं आएगा, वो डिक्री में नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटर अगर मैटर है, अगर उस पर आप डिसीजन देते हो, तो वो भी डिक्री में आएगा क्या? नहीं आएगा। ये वाली चीजें मैंने बताई थी। और मैंने एक केस भी आपको बताया था। क्या केस है एडजुडिकेशन से रिगार्डिंग? दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। कौन सा केस है डिक्री के एडजुडिकेशन से? दीपचंद, लैंड एक्विजिशन, दीपचंद्र वर्सेस लैंड एक्विजिशन। इसमें बोला गया था यदि कोर्ट के ऑफिसर द्वारा अगर कोई ऑर्डर दिया जाता है, तो वो इट इज नॉट ए डिक्री, है ना, वो डिक्री में नहीं आता है। तो अगर कोर्ट के द्वारा अगर कोई दिया जाता है, तो वो भी क्या नहीं, काय में नहीं आता है, आपके डिक्री में नहीं आता है। ये वाली चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पे भी ध्यान देनी, ठीक है। चलिए, अब एक चीज जो हो गए फॉर्मल एक्सप्रेशन, आपका एडजुडिकेशन। तीसरा आपका बनता है सूट। क्या बनता है? सूट। और सूट को डिफाइन किया गया है आपके कौन सा केस में? हंसराज वर्सेस देहरादून वाला, है ना, ये वाले केस। उसका पूरा नाम ये है, हंसराज वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉम्बेस कंपनी लिमिटेड, AIR 1933 का केस है, जिसमें बताया गया था कि सिविल प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट करना है तो आपको प्लेंट का प्रेजेंटेशन जरूरी है, जिसको बोला जाता है सूट। क्या बोला जाता है? सूट बोला जाता है। उसमें ये वाली चीज आपको देखने मिलती है, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं। आपका जो तीसरा पॉइंट हो गया सूट, और चौथा जो बात करता है वो बात करता है आपका राइट ऑफ कंट्रोवर्सी, राइट ऑफ कंट्रोवर्सी, ठीक है। राइट ऑफ पार्टीज कंट्रोवर्सी, मतलब पार्टीज की कंट्रोवर्सी का राइट, है ना। तो राइट से अगर मैं बात करूं, कौन से राइट होते हैं आपके? कौन कौन से राइट होते हैं? राइट मैंने बताया था, राइट, हाँ बताया था, राइट सब्सटेंटिव राइट होता है और प्रोसीजरल राइट होता है। तो सीपीसी किसके बारे में बात करती है? सब्सटेंटिव राइट के बारे में। किसके बारे में बात करती है आपकी सीपीसी? तो अब सब्सटेंटिव राइट को लेके अगर किसी पार्टी में डिस्प्यूट है कि ये मेरा पोजीशन है, ये मेरा अधिकार है, मुझे इस पर कब्जा चाहिए, तो फिर सीपीसी प्रोसीजर आपको बताएगी कि इस तरीके से चलो तो आपको रिलीफ मिलेगी, ठीक है। ठीक है, उसका मैटर डिस्प्यूट को क्या करते हैं, वो आपके सेटलमेंट करते हैं, डिस्पोज करते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट बचा है आपका, चौथा हो गया। पांचवा आपका क्या बच रहा है? कंक्लूसिव डिटरमिनेशन। मतलब कंक्लूसिव डिटरमिनेशन मतलब होता है आपका फाइनल। क्या होता है? फाइनल डिटरमिनेशन। तीसरा पांचवा आपका बन रहा है कंक्लूसिव डिटरमिनेशन, और ये भी कौन डिसाइड करता है? आपका फाइनल करता है। अब मैं बात करूं आपकी, ये तो थी डिग्री, मतलब डिग्री के आपके 5 वर्ड, फॉर्मल एक्सप्रेशन, एडजुडिकेशन, सूट, आपका राइट ऑफ कंट्रोवर्सी, पार्टीज, पार्टीज, है ना, पार्टीज भी बीच में लिखना, नहीं तो पार्टी ना लिख, ठीक है। और आपका कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है, ठीक है। ये आपका था डिग्री में। और डिग्री की डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। पहली चीज, कल से आपको एंट्री नहीं मिलेगी, नहीं सुनाओगे तो सीरियस बात है, मैं भगा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना, याद करना है कि नहीं करना है। अब डीम्ड डिग्री की बात करें तो उसकी 2 लाइन अच्छे आसानी से लिखी है
ठीक है। डिम्ड डिक्री में क्या लिखी है? डिम्ड डिक्री में लिखा है कि समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण करना। मतलब आपका 144 का क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन, 144 सेक्शन नहीं, 144 का क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन डिक्री है। क्या है? क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन। जो भी आप क्या करोगे? डिटर्मिनेशन करोगे, अवधारण करोगे किसी प्रश्न का, तो वो क्या है? वो है डिक्री। और वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, वो भी क्या है? वो भी डिक्री है। मतलब आपका डिक्री में, डीम्ड डिक्री में शामिल है आपका एक तो ऑर्डर 7 रूल 11, और एक आपका शामिल है कौन सा? ऑर्डर 7 रूल 11, और एक आपका शामिल कौन सा है? सेक्शन 144 का अगर कोई डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्या है? क्वेश्चन है, तो वो भी आपका क्या है? इसमें डीम्ड डिक्री में शामिल है। किसमें शामिल है? डीम्ड डिक्री में शामिल है। ठीक है। इसके अंदर आता कौन नहीं है? डिक्री है कौन नहीं? तो उनने सीधा सीधा बोला, ठीक है, डिक्री ऐसा डिक्री नहीं है जिसका एडजुडिकेशन अपील, एडजुडिकेशन की अपील, जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। मतलब ऑर्डर ऑफ अपील की भांति अगर किसी की अपील होती है तो वो नहीं है, पहली चीज, है ना। और दूसरी चीज आपको क्या बोलता है कि अगर कोई डिक्री ऑफ डिफॉल्ट, मतलब आपका डिफॉल्ट ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट, आप अगर अपियर नहीं होते और इस कारण से आपका सूट क्या हो जाता है? डिसमिस हो जाता है, तो उसकी भी अगर आप बोलते हो कि ऑर्डर, तो वो भी क्या नहीं है? डिक्री नहीं है। तो ये वाली चीज आपका समझ रहे बात को? ये डिक्री नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूं ना तो ऐसा कोई न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, तो वो भी डिक्री नहीं है। ना तो ऐसा कोई व्यतिक्रम को खारिज करने वाला कोई आदेश आएगा, तो वो भी डिक्री नहीं है। मतलब आपका 104 सेक्शन और ऑर्डर 43, ठीक है, ये इसमें देखने आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं जो इसका एक्सप्लेनेशन है, ये बताता है टाइप। क्या बताता है? टाइप। ये क्या बताता है? आपका टाइप बताता है। एक तो होती है आपकी प्राइमरी, कैसा लिखा है वो? प्रिमिलरी, प्राइमरी लिख लो। एक आपका कौन सा होती है? फाइनल। और एक आपकी कौन सी होती है? पार्शियल फाइनल और पार्शियल प्राइमरी। होती कि नहीं होती? ये आपको वहां पे देखने मिलेगा। सबसे पहले मैं फाइनल की बात करता हूँ। फाइनल डिग्री क्या होती है? फाइनल डिग्री की अपील जहां नहीं होती है वो फाइनल होती है। मतलब अपील का आप कोई प्रोविजन बचा नहीं है, आप हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया हो, वो क्या होगी? आपकी फाइनल होगी, वो होगी आपकी फाइनल डिग्री। ठीक है। तो ये मतलब जहां लास्ट में कोर्ट का जब जजमेंट क्या है? अंतिम है, जिसकी अपील नहीं हो सकती, वो क्या है? आपकी फाइनल है, पहली चीज। अगर मैं बोलूं कि हाँ, अगर एक बार, हाँ 2 मिनट, कि फाइनल ये हो गई। अब आपकी प्राइमरी क्या है? बताइए प्राइमरी। सोनिया प्राइमरी बताओ। हाँ, चौथी क्लास है ये। गणेश जी तो आएंगे, आशीर्वाद देकर चले जाएंगे, पूजा पाठ कितना भी कर लो, जज बनने से मतलब है हमें अभी। क्या एग्जाम्पल चाहिए मुझे? मुझे डेफिनेशन प्रॉपर चाहिए। नहीं पता? नहीं लिखा? राम जाने, राम जाने, राम जाने। भजन आते हैं, भजन गणेश जी के। आज इससे यही गाना, आज इससे यही गवाना। डिग्री की डेफिनेशन तो आती नहीं है, भजन ही गवा लो। आती है? हाँ,
चलो सुना। देखो प्राइमरी डिग्री क्या होती है? प्राइमरी होती है कि अगर आपने सूट लगाया है, क्या लगाया है? सूट, और सूट में आपका कोई ऑर्डर आ गया, सूट फाइल किया और कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, लेकिन आपका सूट कैसा है? पेंडिंग है। अब जैसे कि आपने लगाया था भैया रिकवरी के लिए, क्या लगाया था? सूट, पोजीशन की रिकवरी के लिए। किसके लिए? पोजीशन की रिकवरी के लिए। लेकिन अभी उस पे आपका बचा है क्या? प्रॉफिट। मतलब उसने जो रॉन्गफुल पोजीशन आपसे किया होगा उस पर कुछ आपसे कमाया भी होगा। मतलब आपका अभी टोटल डिटर्मिनेशन तो नहीं हुआ ना। मतलब अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भैया उसको उसका पोजीशन दे दो और सूट चलता रहे, तो ये क्या है? आपकी प्राइमरी डिग्री। इनिशियल बेसिस पे आ गई कि नहीं आ गई? और यही प्राइमरी से आगे जाके क्या बन जाएगी? फाइनल। मतलब प्राइमरी से फाइनल बनती, फाइनल से प्राइमरी तो नहीं बन रही, नहीं बनती। एक से ज्यादा प्राइमरी डिग्री आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। एक से ज्यादा फाइनल डिग्री आ सकती है क्या? एक केस है जिसमें बोला गया है एक से ज्यादा, ठीक है, मतलब एक से अधिक अंतिम डिग्री हो सकती है। एक केस है वेंकटराव वर्सेस सत्या, वेंकटराव वर्सेस, जो बताता है एक से एक, एक से अधिक। अब पार्शियल फाइनल और पार्शियल प्राइमरी को समझना है तो दो चीजों को आप, जैसे कि मैंने ये समझाया, ये याद आपका एग्जांपल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? कि भैया ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, ए के बिहाफ पे आ जाती है डिग्री, ये करता है इसके घर पे रॉन्गफुल पोजीशन। क्या करता है भैया? ये रॉन्गफुल पोजीशन कर लेता है। कोर्ट ने डिग्री दे दी, कोर्ट ने बोला भैया इसको पोजीशन दे दो, तो ये भैया पोजीशन क्या हो गया? इसका फाइनल हो गया। पहली चीज तो आपको ये वाली, मतलब ये क्या होगी? आपकी प्राइमरी, और प्राइमरी मतलब फाइनली हो गया एक तरीके का। अब जैसे ये एग्जीक्यूशन के लिए सूट लगाएगा, अब मान के चलो पोजीशन का ऑर्डर आ गया, दे दिया, लेकिन ये हट नहीं रहा, तो ये एग्जीक्यूशन के लिए क्या लगाएगा? फिर से सूट लगाएगा कि सर एग्जीक्यूट तो करवा दो, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट, तो ये क्या हो गई? आपकी पार्शियल हो गई, ये आपकी क्या हो गई? पार्शियल प्राइमरी हो गई। इसके बाद जो आएगा वो पार्शियल, इसके बाद जो आएगा वो फाइनल हो जाएगा, पार्शियल फाइनल नहीं होगा। अब इसके बाद इसने किसी को अगर किराए पे दिया होगा, इसने किसी से मेसने प्रॉफिट अगर इसने कमाया होगा, तो वो मेसने प्रॉफिट तो अभी तो डिटरमाइन नहीं है ना, लेकिन मेसने प्रॉफिट जो भी आपका ब्याज सहित ब्याज जो मैंने लिखवाया था, जैसे कि 2000 रुपये का आपका किराया था, 10% आपका ब्याज लग रहा था और 1 वर्ष तक उसने लिया, तो मतलब आपको टोटल 2200 रुपये आपको दिलाने हैं मेसने प्रॉफिट के तौर पे। क्योंकि मेसने प्रॉफिट बोलता है ब्याज सहित लाभों पर बेलाभ, ब्याज सहित लाभों पर बेलाभ, मतलब प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, है ना। कल मैंने ये आपको 2K12 में आराम से बताया था, ठीक है। तो ये वाली चीज आपका ये क्या हो गया? पार्शियल फाइनल ही हो गई ना एक तरीके से। इससे ज्यादा आपको दिला पाऊंगा क्या? नहीं। अब ये टोटल जब आपको पोजीशन मिल जाएगा तब आपका क्या हो जाएगा? टोटल फाइनल हो। तो ये है आपकी पार्शियल प्राइमरी और पार्शियल फाइनल। क्लियर के नॉट क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। एक केस भी है आपका जिसमें बोला जाता है शीतल प्रसाद वर्सेस किशोरीलाल 1967 का, कि अगर प्राइमरी डिग्री के लिए अपील फाइल कर दी है और ऑर्डर भी उसी के पक्ष में आया है तो प्राइमरी फाइनल हो जाएगी। ये ऐसे ही नहीं बोला गया है, एक केस से बोला कि भैया प्राइमरी फाइनल हो जाएगी जब यदि आपने केस फाइल कर दिया, उसी के खिलाफ ऑर्डर आया और लास्ट में जाके वो फाइनल हो गई। शीतल दास वर्सेस किशोरीलाल, शीतल दास वर्सेस किशोरीलाल, है कि नहीं? है, ठीक है कि नहीं है? है भैया, ठीक है। अब बात करते हैं सिविल सूट की, बात करते हैं सिविल सूट की। 10 बजे से स्टार्ट हुई थी क्लास, बात करते हैं सिविल सूट की, क्योंकि डिग्री ऐसी तो आएगी नहीं, पहले आपको सिविल सूट लगाना पड़ेगा। तो सिविल सूट कैसे कौन लगाता है? पार्टी, या तो डिफेंडेंट होगा या तो प्लेंटिफ होगा। तो ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों आपके डिफाइन है? आपके पूरे सब्जेक्टों में लिमिटेशन भी हो सकता है, एसआरए भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक जगह एसआरए में है। आपने पढ़ा है एसआरए में? हैं? कल बताओगे? कल ढूंढ के लाना। मैंने एसआरए बताया था, मैम से पूछ लो, मैम पीछे बैठी। लिमिटेशन में है। कहाँ है लिमिटेशन? लिख लो, काम आएगा। प्लेंटिफ डिफेंडेंट सीपीसी में हर जगह आपको देखने मिलेगा। तो पहले आप वो वाली डेफिनेशन
कि भैया कौन प्लेंटिफ होता है, जो सूट लाता है जिसके बिहाफ पे और कोई व्यक्ति जो टाइटल होता है वो भी सूट ला सकता है ना, और जिसको एग्जीक्यूशन कराने का अधिकार होता है ना, तो वो सब चीज़ें आपकी काय में आएंगी प्लेंटिफ में, और जिसके अगेंस्ट लाया जाता है वो भी आपकी डिफेंडेंट में आएगी। मतलब अगर मैं बोलूँ कि आपको सबसे पहले लगाना पड़ता है सिविल सूट, और सिविल सूट के एलिमेंट होते हैं आपके, पहले चीज़ तो आपका होता है क्या, पार्टीज होता है। दूसरा, बिना कॉज ऑफ एक्शन के सिविल सूट तो बिल्कुल लगेगा नहीं। तीसरा चीज, आपका सब्जेक्ट मैटर बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट मैटर जैसे प्रॉपर्टी वगैरह है ना, तो सब्जेक्ट मैटर आपका बहुत जरूरी है सूट लगाने के लिए। तो सब्जेक्ट मैटर, आपका टाइटल होना जरूरी है। बिना टाइटल के पता चले आप किराएदार हो और किराएदार बोल रहा है कि यही सर मेरा घर है और मैं, तो टाइटल आपका देखा जाएगा सिविल सूट आपका सही है कि गलत है। क्योंकि जब सूट लगाते हो तो जब आप प्लेंट पेश करते हो तो प्लेंट ऐसे डायरेक्ट कोर्ट में नहीं, एक अथॉरिटी के पास जाता है, अथॉरिटी उस पर विचार विमर्श करता है कि आपका पूरे डॉक्यूमेंट पढ़े जाएंगे कि ये सही है कि नहीं है, तो फिर आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। कॉग्निजेंस जिसको बोला जाता है, संज्ञान पे मामला जो क्रिमिनल मामले में बोला जाता है कि कॉग्निजेंस लिया जाएगा, तो ऐसे ही सेम यहाँ पे भी आपकी कार्रवाई होती है कि सुनवाई जिसको बोलते हैं हेयरिंग अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका रिलीफ क्या है आपका, के बाद में आपको डायरेक्ट जाके आपको क्या मिल सकती है, रिलीफ मिल सकती है। और आपकी बैकबोन, जो कि आपका बैकबोन सीपीसी मतलब इश्यू, बिना इश्यू फ्रेम किए आप सिविल सूट लगा ही नहीं सकते। मतलब आप जो मांगोगे वही आपको सूट में मिलेगा रिलीफ के तौर पे, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल मैंने कल भी बताया था कि भैया एक व्यक्ति हैं ए, उनके दो लड़के होते हैं A1 और A2, इनकी प्रॉपर्टी होती है बॉम्बे में। कहाँ होती है, बॉम्बे में प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उस पर पोजीशन किसका होता है, बी व्यक्ति का पोजीशन रहता है, वो भी रॉन्गफुल पोजीशन। अब एक ही हो जाती है डेथ, ये किसके बिहाफ पे, ये किसके पास जाएगी, A1 और A2 के पास जाएगी। लेकिन बी से जब कब्जा मांगा जाता है तो बी कब्जा नहीं देता है। मतलब पार्टीज कौन हो गई आपकी, A1 और A2 हो गई, और आपकी बी कौन, तो ये पार्टीज में आपका जाएगा आपका प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ को आपको एप्लीकेंट और आपका एग्जीक्यूटिव वर्ड के नाम से आपको जाना जाता है, जबकि डिफेंडेंट को रिस्पोंडेंट के नाम से आपको जाना जाएगा इसमें। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन क्या अराइज हुआ, कॉज ऑफ एक्शन हुआ अराइज पोजीशन को लेके, किसको लेके अराइज हुआ, पोजीशन को लेके। सब्जेक्ट मैटर क्या है आपका, प्रॉपर्टी, जो कि कहाँ की है, बॉम्बे की है। टाइटल आपका क्या है, ओनरशिप का टाइटल है। क्या है आपका टाइटल, ओनरशिप का। इशू भी आपका क्या है, ओनरशिप के लेके इशू है और पोजीशन को लेके। और रिलीफ में आप जो मांगोगे वो आपको कोर्ट दिलाएगी। तो ये एक सिविल सूट को आपको लगाने की ये एलिमेंट होते हैं, और जो आपके मेंस में आता है। ठीक है, तो आपको अगर डिग्री समझ में आ गई है, आपको अगर सीपीसी को पढ़ना कैसे है, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो जरूर आप हमारी सीपीसी की क्लास को ज्वाइन करें। और भी हमारी 3 दिन की डेमो लेक्चर चल रहा है, तो आशा करता हूं कि आपको ये वाली चीजें समझ में आई होंगी। इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, गणपति बप्पा मोरिया।